आपके थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स सिलेबस की सेकंड यूनिट इक्वालिटी। फर्स्ट यूनिट में आपने एक और फंडामेंटल कंसेप्ट फ्रीडम को समझा था, बट इन दिस यूनिट हम मच मोर इन डेप्थ कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग इक्वालिटी। ब्रॉडली वील कवर ऑल द थ्री सब टॉपिक्स ऑफ द यूनिट टू इंश्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज एग्जाम प्रिपेयर्डनेस इन वन शॉट। लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का पार्ट हैं, बट कई थिंकर्स ने इंक्लूडिंग डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि कैसे इक्वालिटी के बिना फ्रीडम सिर्फ एक एलीट एक्सरसाइज बन के रह जाती है। इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स में तो इक्वालिटी का राइट सबसे पहले है, फ्रीडम से भी पहले। इसलिए इक्वालिटी के नुआंसेस को समझेंगे। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। इक्वालिटी और इगैलिटेरियनिज्म सिर्फ बराबरी के स्लोगन्स नहीं बल्कि एक सीरियस पॉलिटिकल थ्योरी के तौर पे स्टैंड करते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है सभी लोगों का इक्वल मॉरल वर्थ होना, इक्वल लीगल स्टेटस होना और फेयर ट्रीटमेंट डिजर्व करना। बट ये सिर्फ लॉ के सामने बराबरी तक लिमिटेड नहीं है। इगैलिटेरियनिज्म इज अ स्टेप फर्दर। एक नॉर्मेटिव थियरी है जो कहती है कि सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि अनजस्ट इनइक्वालिटीज को एक्टिवली रिड्यूस करना भी ज़रूरी है, चाहे वो कास्ट की इनइक्वालिटी हो, जेंडर की इनइक्वालिटी हो या इकोनॉमिक पावर की इनइक्वालिटी हो। अर्ली लिबरल थिंकर्स सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते थे, बट मॉडर्न एगैलिटेरियंस ने जैसे जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, डॉकिन फोकस करते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी पे, मतलब रियल बैरियर्स को हटाना, सिर्फ प्रोसीजरल इक्वालिटी नहीं। और सबकी अप्रोच अलग है। कोई वेलफेयर इक्वलाइज करता है, कोई रिसोर्सेज इक्वलाइज करता है, कोई कैपेबिलिटीज की बात करता है और कोई रिकग्निशन की। तो एगैलिटेरियनिज्म का गोल है बराबरी में एक जस्ट डिफरेंस बनाना। सेमनेस की बात नहीं है बट फेयरनेस की बात है। वो हैंड वाला एग्जाम्पल तो काफ़ी पॉपुलर है ही, दैट ऑफ द सेम बॉडी इफ देर आर टू हैंड्स देन इफ वन हैंड इज हर्ट, इक्वालिटी मीन्स फोकसिंग मोर ऑन द हर्ट हैंड। तो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो एक जैसा नहीं रहा। हिस्ट्री के हर फेज में इसका मतलब बदलता गया। एंशियंट ग्रीस में इक्वालिटी सिर्फ मेल सिटीजन्स के लिए थी, स्लेव्स और वुमेन को तो एक्सक्लूड ही कर दिया गया था। वहाँ पे फोकस था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, नॉट यूनिवर्सल इक्वालिटी। फिर आया एनलाइटनमेंट फेज, जहाँ थिंकर्स जैसे लॉक, रोशे, कांट ने कहा सब इंसान जन्म से ही इक्वल हैं। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम और डिवाइन किंगशिप को चैलेंज कर दिया और ग्राउंड वर्क दिया मॉडर्न डेमोक्रेसीज का। जैसे फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने लीगल इक्वालिटी और सिटीजनशिप को लॉ बना दिया। 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने कहा कि लिबरल इक्वालिटी बस सरफेस लेवल की है। जब तक क्लास सिस्टम है, क्लास डिफरेंस है, तब तक असली इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। मार्क्स के लिए इकोनॉमिक ओनरशिप का रिडिस्ट्रीब्यूशन ही रियल इक्वालिटी का बेस है। और 20th सेंचुरी में फेमिनिज्म, डिकोलोनाइजेशन और वेलफेयर स्टेट्स ने ये बताया कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ लॉ में सेमनेस नहीं, रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है सब लोगों को इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए ताकि वो अपनी मेहनत से सोशल और इकोनॉमिक सक्सेस को अचीव कर सकें। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली बात करता है इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट की। ये आइडिया लिबरल फेयरनेस पे बेस्ड है। किसी की कास्ट, जेंडर, बर्थ बैकग्राउंड उसके चांस को लिमिट नहीं करना चाहिए। फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है लीगल नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जैसे लॉ के सामने सब बराबर हैं, वैसे अपॉर्चुनिटी में भी सब बराबर होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर या एनी अदर बैकग्राउंड। लेकिन रॉल्स जैसे थिंकर्स कहते हैं कि फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब बैकग्राउंड डिसएडवांटेजेस जैसे एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फैमिली इनकम को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। डॉकिन ने भी कहा हमें ब्रूट लक, जो लक हम कंट्रोल नहीं करते, और ऑप्शनल लक यानी हमारी चॉइसेस के बीच फर्क करना चाहिए और सिर्फ ऑप्शनल लक के रिजल्ट्स को इक्वल मानना चाहिए। इंडिया में रिजर्वेशंस एक अटेम्प्ट है सब्सटैंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ सरफेस लेवल फेयरनेस देता है। जब तक डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, आउटकम्स अनइक्वल ही रहेंगे, चाहे आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे भी दें। इसी से अराइज होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसका मतलब
सिर्फ ये नहीं है कि सबको इक्वल मौका मिले, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि एंड रिजल्ट्स भी ब्रॉडली इक्वल हों, जैसे वेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये आइडिया लिबरलिज्म की इस अजम्पशन को चैलेंज करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू जस्टिस, क्योंकि अगर बैकग्राउंड इनइक्वालिटीज इंटैक्ट हैं तो सिर्फ इक्वल चांस देना काफ़ी नहीं होता। वॉल्जर के कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी कंसेप्ट कहता है कि हर स्फेयर, जैसे एजुकेशन, मार्केट, पॉलिटिक्स में अलग अलग इक्वालिटी होनी चाहिए ताकि एक एरिया की डोमिनेंस दूसरे एरिया में ना घुसे। नैन्सी भी आर्ग्यू करती हैं कि जब तक स्ट्रक्चरल बैरियर्स नहीं हटेंगे तब तक रियल इक्वालिटी नहीं मिलेगी। क्रिटिक्स जैसे नोजिक जैसे लिबर्टेरियंस कहते हैं कि ये मॉडल टू मच स्टेट कंट्रोल मांगता है, जो फ्रीडम और मोटिवेशन दोनों को हर्ट करता है। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर एंड रिजल्ट्स अनजस्ट हैं तो राइट सिर्फ कागजी हैं, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ही क्या है? इसलिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम ज़रूरी है। इंडिया के स्कीम्स जैसे मनरेगा, मिड डे मील्स, यूनिवर्सल स्कूलिंग, ये सब इक्वालिटी ऑफ आउटकम का रियल वर्ल्ड वर्जन्स हैं, और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव समझते हैं जो इक्वालिटी के अलग अलग एंगल्स को हाईलाइट करते हैं। डॉकिन ने बोला कि जस्टिस तब होती है जब हम ब्रूट लक जैसे बर्थ या डिसेबिलिटी का कंपनसेशन दें, बट पर्सनल चॉइस के रिजल्ट्स के लिए नहीं। इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अमर्त्य सेन ने एक और डीपर लेवल टच किया, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी को ही इक्वालिटी मानते हैं, सिर्फ इनकम इक्वल होने से कुछ नहीं होता। रियल क्वेश्चन ये है कि लोग क्या कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज मैटर करती हैं मोर देन द रिसोर्सेज। जॉन रॉल्स ने अपना डिफरेंस प्रिंसिपल दिया, इनइक्वालिटी तब तक ठीक है जब तक वो लीस्ट एडवांटेज लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, या- यानी डिफरेंशियल इक्वालिटी। माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया दिया, हर डोमेन में अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, मार्केट में, पॉलिटिक्स में। किसी एक स्फेयर का डोमिनेंस हर जगह नहीं होना चाहिए। नोजिक लिबर्टेरियन थिंकर ने रीडिस्ट्रीब्यूशन को अनजस्ट बोला, उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स सुप्रीम है। नैन्सी ने कहा कि सिर्फ पैसा नहीं, कल्चरल रेस्पेक्ट भी ज़रूरी है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस रिकग्निशन दोनों चाहिए फॉर रियल इक्वालिटी। इसके एग्जाम्पल्स इंडिया में भी दिखते हैं, जहाँ रिजर्वेशन से आगे बढ़ के सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए रिकग्निशन की भी बात होती है। ये टेबल एक कंपैरिजन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बीच। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है सबको सेम स्टार्टिंग लाइन देना, जिससे अच्छी स्कूलिंग, रिजर्वेशन और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ये प्रोसेस और एक्सेस पे फोकस होता है, जैसे रॉल्स और डॉर्किन और अदर लिबरल एगैलिटेरियंस इसको सपोर्ट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रोज ये हैं कि ये फेयर लगता है, एफर्ट को वैल्यू देता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कॉन्स ये हैं कि ये सिर्फ स्टार्टिंग लाइन सेम होने से एंड रिजल्ट सेम नहीं होता। डीप रूटेड स्ट्रक्चरल बैरियर्स को इग्नोर कर देता है ये कंसेप्ट। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का फोकस है एंड रिजल्ट्स पे, जैसे इनकम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आउटकम्स, ये सब इक्वल होने चाहिए। इनको सपोर्ट करते हैं मार्क्सिस्ट, वॉल्जर, नैन्सी एटसेट्रा। प्रोज ये हैं कि रियल इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, डोमिनेशन को कम करता है और सब्सटैंटिव जस्टिस को प्रमोट करता है। कौन सी है कि ये हैवी स्टेट इंटरवेंशन चाहिए होता है इसके लिए, और कभी कभी मेरिट को डिस्करेज कर दिया जाता है फॉर द सेम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए ही। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में इंडियन एग्जांपल्स हैं रिजर्वेशन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के एग्जांपल्स हैं मनरेगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फूड सब्सिडीज एटसेट्रा। अब यूनिट का नेक्स्ट सेक्शन देखें तो अगर हम इक्वालिटी को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सिर्फ सरफेस लेवल फेयरनेस नहीं चलेगा, बैकग्राउंड इनइक्वालिटीज का भी सामना करना पड़ेगा। इगलिटेरियनिज्म कहते हैं कि बर्थ बेस्ड डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेटस। ये सब मॉरली आर्बिट्ररी होते हैं, इंसान ने इन्हें चूज नहीं किया, तो उनकी लाइफ पे चांसेस है कि इम्पैक्ट भी इसका अनजस्ट है। थिंकर्स इसमें ब्रूट लक और ऑप्शनल लक का फर्क करते हैं। डॉर्किन की बात हमने की ही कि जस्टिस तब होगा जब हमें ब्रूट लक का इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज कर पाएं, जैसे पॉवर्टी या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कंपनसेशन।
अमर्त्य सेन और आगे बढ़ के कहते हैं कि सिर्फ पैसा या रिसोर्सेज नहीं बल्कि कैपेबिलिटीज़ मैटर करती हैं। क्या लोग उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा भी पा रहे हैं या नहीं? ये अमर्त्य सेन का कंसर्न है। और जॉन रॉल्स क्लियरली बोलते हैं कि जब तक सोशल स्ट्रक्चर्स डीपली रूटेड इनइक्वालिटी को टैकल नहीं करते, तब तक फेयर अपॉर्चुनिटी का आइडिया अधूरा है। यानी रियल इक्वालिटी इज इक्वल टू बैकग्राउंड करेक्शन प्लस कैपेबिलिटी बिल्डिंग। बैकग्राउंड करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन वी कंसिडर बैकग्राउंड इनइक्वालिटीज़। अक्सर लोग कहते हैं कि इन सबको बराबर ट्रीट करो, लेकिन रियल इक्वालिटी कभी कभी तभी मिलती है जब हम सबको इक्वल नहीं, फेयरली अनइक्वल ट्रीट करें। इसी आइडिया को कहते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये आपने क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कुछ ग्रुप्स हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड हैं या डिसएडवांटेज्ड हैं, जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसीज, विमेन या पुअर रीजन्स, उन्हें सपोर्ट देना अनफेयर नहीं है, जस्ट है। इसका गोल है लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना। एफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन या वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स इसी सोच से इंस्पायर्ड हैं। क्रिटिक्स इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, बट एगैलिटेरियंस जैसे रॉल्स कहते हैं कि इनइक्वालिटी तभी सही है जब वो सबसे पीछे रह गए लोगों को ऊपर लाए। और नैन्सी का कहना है कि सिर्फ पैसे नहीं, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी ज़रूरी है, जैसा हमने डिस्कस किया। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है, ये उसका जेन्युइन रियलाइजेशन है, स्पेशली जब सोसाइटी ऑलरेडी अनफेयर हो। अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यूनिट का थर्ड पार्ट, द डिबेट सेक्शन, देखें तो अफर्मेटिव एक्शंस की डिबेट दुनिया भर में चली आ रही है, लेकिन हर देश में इसका फॉर्म और फोकस अलग है। बेसिक आइडिया ये है कि जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रहे हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश दिया जाना चाहिए फॉर एजुकेशन, जॉब्स, पॉलिटिक्स एंड अदर फील्ड्स, ताकि वो compete कर सकें। अमेरिका में पॉलिसी 1960s सिविल राइट मूवमेंट के बाद आई, स्पेशली ब्लैक और लैटिन कम्युनिटीज़ के लिए। यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में और पब्लिक जॉब्स में उन्हें प्रेफरेंसेस मिलती हैं। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड के बाद ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पॉलिसीज़ आईं, जिसमें ब्लैक, कलर्ड और इंडियन पॉपुलेशंस को अपलिफ्ट किया गया। मलेशिया में भूमिपुत्र, जिसे इंडिया में हम भूमिपुत्र या सन ऑफ सॉइल थियरी कहते हैं, इस पॉलिसी के अंडर एथनिक्स को कोटाज मिलता है। ब्राज़ील ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अफ्रो ब्राज़ीलियंस और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस रखे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है ये कि फ्रांस कास्ट या रेस बेस्ड कोटा अलाउ नहीं करता, लेकिन सोशो इकोनॉमिक टारगेटिंग यूज़ करता है। तो अफर्मेटिव एक्शन का गोल सेम है, रियल इक्वालिटी, बट पाथ अलग अलग। इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन का सबसे बड़ा और स्ट्रक्चर्ड मॉडल आप जानते ही हैं, रिजर्वेशन सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लीगली प्रोटेक्ट किया गया है। और इसका मेन मकसद है कास्ट बेस्ड हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन को ठीक करना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 4 के अंडर स्टेट को पावर दी गई है कि वो एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकें, एजुकेशन में, जॉब्स में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। मेजर पॉइंट्स ये हैं कि एजुकेशन में रिजर्वेशंस इंक्लूडिंग 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 मिलता है। पब्लिक जॉब्स में कोटाज हैं, पॉलिटिकल सीट्स भी रिजर्व हैं। लेजिस्लेचर्स में एससी एसटीज के लिए अंडर आर्टिकल 330 एंड 332। वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन मिलता है 1/3 वाया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये सब पॉलिसीज सिर्फ पार्टी बेस्ड नहीं हैं, सोशल और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज पे बेस्ड हैं। 1992 के इंदिरा साहनी केस ने ओबीसी कोटा को अपहोल्ड किया था और 50% सीलिंग लगाई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा के बाद ये डिबेट फिर से गर्म है। अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशंस के प्रोज और कॉन्स दोनों स्ट्रांग हैं और इस डिबेट को समझना क्रिटिकल है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रोज की बात करें तो सबसे पहले ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करता है और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को इंक्लूजन देता है। एजुकेशन, जॉब्स और गवर्नेंस में डाइवर्सिटी प्रमोट होती है। रियल इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब एक्सेस हो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ का। ये सिस्टम वही प्रोवाइड करता है। इससे अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स की पॉलिटिकल और सोशल वॉइस भी स्ट्रांग होती है। ये प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं, यूएस, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ भी रेस बेस्ड कोटाज यूज़ करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है इसके पीछे ऑफ आर्टिकल 15, 16, 330 एट्सेट्रा। लेकिन कॉन्स भी हैं, कभी कभी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगता है।
कोई कह सकता है कि किसी एक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसी दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ रहा है? क्रिटिक्स कहते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है, जैसे इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। मेरिट और कंपटीशन को अंडरमाइन करता है, ये एक कॉमन कंसर्न है। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी बिग लीडर्स का कहना था कि मेरिट को हम अंडरमाइन नहीं करना चाहते। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बिना हो तो डिपेंडेंसी या टोकनिज्म क्रिएट हो सकती है। और 50% सीलिंग के बाद ईडब्ल्यूएस कोटा ने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। इंदिरा साहनी जजमेंट जो हमने डिस्कस किया, इसका आइडिया ही ब्रीच हो जाता है जब हम आधे से ज़्यादा सीट्स को रिजर्व कर देते हैं एंड जनरल कंपटीशन की सीट्स कम होती चली जाती हैं। तो ये था ग्लिम्स इनटू योर पीटीसीडी यूनिट 2। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू वुड नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द कोर concepts, equality of opportunity and of outcome, with its historical evolution and important thinkers who contributed to this. We saw the concept of egalitarianism, background inequalities and differential treatment, and finally the debate of affirmative actions. अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content and the video, you could deal with all the questions around equality of opportunity or of outcome, egalitarianism, affirmative actions. काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी एक रिलेटिवली यूनिक क्वेश्चन दिखा था, दो ओनली इन शॉर्ट नोट्स। हमने डिस्कस तो किया ही है वीडियो में, बट यू मे रीड अ बिट मोर ऑन दिस। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस टॉपिक्स from various academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. मिलते हैं with the next unit.